हेलो दोस्तों। आज हम लोग 10th क्लास का अपना जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं इसको पढ़ेंगे। और जैसा कि एक यूनिफॉर्मिटी लाई जा रही है पूरे देश में, जो सिलेबस है यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक रूपता लाई जा रही है, क्योंकि 10th के बाद हम लोग 12th में जाते हैं और फिर 12th के बाद बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जो पूरे देश भर में एक होता है। जैसे नीट का एग्जामिनेशन होता है, फिर जेई का एग्जाम होता है। ठीक है, अभी जेई को एडवांस में जब मेरा टाइम हुआ करता था तो एक ही एग्जामिनेशन होता था। अभी फिर जेई मेंस और एडवांस जो है ना वो अलग अलग हो गया है। तो ऐसे ही आईटी जेई का है। तो इस तरह के जो एग्जामिनेशन हैं वो पूरे देश के बच्चों के लिए एक जैसे होते हैं। और साथ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो डीयू के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मार्क्स पर बेस्ड आपको सिलेक्शन देते हैं कि आपको कितने परसेंटेज मार्क्स है। तो अगर सारे बच्चे अलग अलग तरह का सिलेबस पढ़ रहे हैं और अलग अलग तरह की मार्किंग स्कीम है, कहीं पर बच्चों को वैसा ही आंसर लिखने के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, कहीं पर बहुत कम मिल रहे हैं, तो इस वजह से देखा जाता था कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ऐसे थे जहां पर बहुत कम मार्क्स आते थे और उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाते थे। साथ में कई जगह पर वो चीज पढ़ाई नहीं गई और इस तरह के एग्जामिनेशन में कुछ और आ रहा है। तो इस वजह से सारी जगह पर एक रूपता लाने की कोशिश की गई। और उसी प्रयास में बहुत सारे आज जैसे स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश अपनी अलग बुक्स चलाया करता था, लेकिन अभी क्या हो गया कि 9th क्लास के ऊपर की जो भी बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स चलने लगी हैं। और हमें इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए कि जो हमारा एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो किताबें लिखता है ना, ये पूरा साउथ एशिया में क्या क्या आता है, अपना इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। हालांकि पाकिस्तान से हमारे को ऐसा लेना देना रहता नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो इलिटरेसी भी बहुत ज्यादा है, शिक्षा बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इन सारी जगह पर जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स है ना, उनकी बहुत तारीफ की जाती है, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। कुछ कुछ जगह पर जैसे 11th और 12th की जब फिजिक्स की बुक आती है तो उसमें कहीं कहीं पर ऐसा था कि उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं रहती है, या बहुत कम में बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश की जाती है, तो हमें रेफरेंस बुक्स का सहारा काफी लेना पड़ जाता है। अदरवाइज हमारी एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही वेल रिसर्च है, बहुत अच्छी बुक्स है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जब मेरा टाइम था यूपी बोर्ड का, मैं यूपी बोर्ड से मैंने 12th किया हुआ है, तो हमारे टाइम पर जो बुक्स थी उनमें फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी जानकारी देता हूँ। अभी हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? अब है 8। 2004 में प्लूटो प्लूटो यानी कि यम यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया था। और मैंने 2008 में कक्षा 10 की परीक्षा दी थी। ठीक है, 2010 में मैंने इंटर किया था, 12th क्लास की परीक्षा दी थी, लेकिन मेरी किताब में तब भी चेंज नहीं हुआ था। तो यूपी बोर्ड की किताबों में जो भी नए चेंजेस हो रहे हैं इंटरनेशनली, उनको हम लोग रिकॉग्नाइज बहुत दिन में कर पाते थे। तो बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है आप लोगों के लिए। अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये सब मैंने क्यों बताया? ये सब इसलिए बताया कि सारी जगह पर एनसीईआरटी बुक्स चल रही हैं, और जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई में इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 6 मार्क्स के। ठीक है, एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, एक 2 का और एक 3 का। और ऐसा भी होता है कि एक के 2 आ गए और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं जब मैंने आपके साथ पेपर डिस्कस किया था और पेपर के मार्किंग स्कीम डिस्कस की थी। कुछ स्टेट्स में ये सारे चैप्टर के साथ एक दो चैप्टर्स एडिशनल भी हैं, जैसे कि राजस्थान बोर्ड है, तो राजस्थान में वैदिक गणित का एक चैप्टर आ जाता है, एक रोड सेफ्टी का चैप्टर आ जाता है मैथ्स में। तो उन सारी चीजों को अगर आप देखोगे तो ओवरऑल लगभग लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये 6 मार्क्स कितना है? 6 आउट ऑफ 80 नहीं होता है, सॉरी आउट ऑफ 80 है, ये 6 आउट ऑफ 100 नहीं है। तो ये जो है ना, ये आपका बन जाता है 7.5%। तो इस चैप्टर की जो वेटेज है बोर्ड एग्जामिनेशन में वो है 7.5%। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे मार्क्स को मैं इतना वैल्यू देता नहीं हूं। अब अगर आपको लाइफ में एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग अपनी इंप्रूव करनी है तो सब्जेक्ट को समझना चाहिए, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स का ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें मजा भी आएगा, कई चीजें ऐसी समझ में आएंगी जो आपको लगेगा ये तो पहले से आती थी, क्योंकि आपने उसको उन दृष्टिकोण से देखा नहीं, उस दृष्टिकोण से नहीं देखा है जिसमें छिपी हुई छोटी छोटी महीन चीजें जो मैटर करती हैं, और वो शायद आपने निग्लेक्ट कर दी, उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। तो इसमें सबसे पहले एक एल्गोरिथम आती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम लोग बात कर रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, वो भी यूक्लिड का एक कंट्रीब्यूशन है और उन्हीं के नाम पर इसको अभी नाम रखा गया है। तो ये प्रमेयिका क्या कहती है? ये जो कहती है वो आपको बचपन से ही पता है। भाज्य समझते हैं आप? वो संख्या जिसमें किसी से भाग दिया जाए, है ना। और भाज्य में आप जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाजक। तो भाजक से आप भाज्य में भाग दे रहे हैं, तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा एक भागफल। और उसके बाद क्या मिलेगा? फिर मिलेगा शेष।
लेकिन ये जुड़ेगा यहां पर और यहां पर इसको गुणा किया जाएगा। ठीक, ये चीज बहुत सारे लोगों को देख करके समझ में आ गई होगी। इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 17 से भाग दे रहे हैं 104 में, तो 17 क्या है आपका, ये हो गया आपका भाजक। 104 क्या है, 104 है आपका भाज्य। 6 बार भाग जाएगा 102, शेष बचेगा 2। 6 क्या है, भागफल, और 2 क्या है, शेष। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज तो हुई नहीं यार, कुछ नया है क्या इसमें, कुछ भी नया नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो बचपन से पढ़ा हुआ है, इसमें नया क्या है, कोई चीज ऐसी नई नहीं है। अब नई चीज जो है इसमें वो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी शायद, जब हमें अगर बचपन में बता दी गई होती, और वो चीज सिर्फ ये है कि जब भी हम किसी संख्या में भाग देंगे, जैसे इसी के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, फिर से मैं लिख के आपको बताता हूं, इसी को यहां पर कैसे लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा 104 बराबर 17 गुणे 6 धन 2। ये होगा। इसमें हुआ क्या कि जब भी आप किसी भी संख्या में किसी एक संख्या से भाग देंगे, तो जो आपको उत्तर मिलेगा ना, ये मिला। ये दो चीजें जो आपको बाद में मिली है, पहले से नहीं थी। पहले आपके पास सिर्फ 17 था, सिर्फ 104 था, जब आपने हल किया तब आपको ये मिला, और ये भी आपको बाद में मिला। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं ना, ये युग्म किसका, भागफल का और साथ में शेष का, ये अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय का मतलब होता है कि कुछ भी कर लो आप, जब भी आप 104 को 17 से भाग करोगे ना, तो यहां पर जो कुछ भी आएगा और यहां पे जो कुछ भी आएगा वो हमेशा यही संख्या होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर कभी 5 आ जाए, कभी 11 आ जाए, कुछ भी ऐसा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों चीजें हैं ना, वो पहली बात तो आ जाती है कि ये अद्वितीय है। मतलब क्या क्या अद्वितीय है, ये अद्वितीय भागफल, और ये शेष है, ये है अद्वितीय। इन दोनों को यहां पर लिख देते हैं, ये है अद्वितीय, राइट। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो हमें बताया जा रहा है ना, ये धनात्मक पूर्णांकों के लिए वैलिड है। ये सिर्फ तब लागू होगा जब हम धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी बात बताता हूं, जो या तो बिल्कुल मत सुनना है या बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अदरवाइज नुकसान हो जाएगा आपका। बात यह है कि ये सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों के लिए हमारे सिलेबस में बात की गई है, बाकी इसको हम और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। अब धनात्मक पूर्णांकों की बात क्या, जब बात की गई तो इसका मतलब क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, हमारे जितने भी पूर्णांक होते हैं उसमें क्या होता है, माइनस अनंत होता है, ठीक। फिर -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, और ऐसे भी आप चलते रहेंगे, अनंत तक पहुंच जाएंगे। तो ये सारे पूर्णांक हैं। इसमें यहां से जब आप 1 से स्टार्ट कर दोगे ना, ये जितने भी पूर्णांक आएंगे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक। 0 जो है ध्यान रखिएगा, ये ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, और धनात्मक पूर्णांकों की जब बात होगी तो 0 उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, 0 उसके अंदर नहीं आएगा। तो देखिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलती है कि आप भाज्य में भाजक से भाग दोगे तो भागफल मिलेगा, और फिर उसमें शेष जोड़ दोगे, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये चीज में कुछ नया लग नहीं रहा था, तो नया क्या लगा, नया ये लगा कि आप जब भी एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दोगे, तो जो आपको भागफल और जो शेष मिलेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये होगा रिमाइंडर जो शेष है, और ये जो भागफल इसको बोलते हैं कोशेंट। तो ये आपको हमेशा ही फिक्स मिलेगा, और कोशेंट को क्यू से हो गया, रिमाइंडर हो जाता है आर से। इसीलिए जब इसको हम लोग गणितीय भाषा में लिखते हैं तो लिख देते हैं, भाजक को लिख देते हैं, कोई संख्या थी ए जो एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें हमने बी से भाग दिया तो मुझे मिल गया क्यू और मुझे मिल गया आर। तो ये जो क्यू और आर है ना, ये यहीं से आया। अब एक और चीज है इसमें जो आपको पहले से पता है, लेकिन उसको भी हम लोग एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देते हैं। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इंप्रूव करते जाए, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं बताता रहता हूँ। क्यों बताता हूँ मैं आपको आगे समझ में आएगा। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ 12वीं तक, और उसके बाद से फिर मैं बिट्स पिलानी गया। तो जब मैं बिट्स पिलानी गया तो वहां पर एक सीधा ट्रांजिशन था। मुझे इंग्लिश में, सारे लोग इंग्लिश में बात करते थे, कई बार ऐसा होता था कि क्लास में टीचर भी आपसे इंग्लिश में कुछ पूछ रहा है, तो वहां पर मैं थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली काफी मुझे दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने सब कुछ हिंदी में किया हुआ था। तो वो दिक्कत आपको ना हो जब आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं इंसिस्ट करता रहता हूं कि आप लोग अपनी इंग्लिश अभी से ठीक कर लीजिए। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से,
ठीक है, तो स्पष्ट रूप से एक और बात है जो यहाँ पर बतानी चाहिए, वो ये है कि जो r है ना, जो शेष है, वो हमेशा ही b से छोटा होता है, लेकिन ये कभी ऋणात्मक नहीं होगा, तो 0 से बड़ा रहेगा। और 0 भी तब हो सकता है जब b a को पूरी तरह से विभाजित कर दे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेष क्या आया, 2, तो 2 है वो 17 से छोटा है या बड़ा है, 17 से ऑब्वियसली छोटा है, और 17 से हमेशा ही छोटा रहेगा, क्योंकि अगर ये 17 या 17 से बड़ा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भागफल बदल जाएगा। जैसे 104 की जगह मान लीजिए 120 होता, और आप 17 से अगर 6 बार में ही भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 102, और यहाँ पर आ जाएगा 18। ये भाग करना गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वास्तव में ये 6 की जगह यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 102 की जगह 119 हो जाएगा, और यहाँ पर जो शेष है वो 18 की जगह सिर्फ 1 बचेगा। समझे? तो होगा क्या कि जो शेष है वो कभी भी 17 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 17 से कम ही रहेगा। और 17 यानी कि जिससे भी आप भाग दे रहे हैं, यानी कि जो आपका भाजक है उससे शेष हमेशा कम रहेगा, ये भी आपको पहले से पता है। और सबसे कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम 0 हो सकता है, उससे नीचे नहीं होगा। ठीक, तो इसमें जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। जब हम इसको एक व्यवस्थित रूप से लिख करके देखेंगे, अभी तो मैंने समझा दिया पूरा, तो लिखा कैसे जाएगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।